हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनजेटली से कुछ प्रॉब्लम्स। और जो ये प्रॉब्लम मैंने ली है वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज के तहत मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। पोटेंशियल डिफाइन है 3 रीजन्स में। वी एक्स डिफाइन है इन्फिनिटी, जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल, जो एक्स की वैल्यू 0 से कम रहती है, नेगेटिव एक्स रहता है या 0 तक वी एक्स इन्फिनिटी है। वी एक्स की वैल्यू माइनस वी नॉट है जब एक्स की वैल्यू 0 और ए के बीच में है, और वी एक्स की वैल्यू 0 है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। तो इस रीजन्स के अंदर वेव फंक्शन निकालने हैं और इस पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू को एवेल्यूट करना है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। काफ़ी बार इस तरीक़ा की जो बेस प्रॉब्लम्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसी को आधार में बनाते हुए ये कॉम्पिटिशन्स की स्पेशल सीरीज़ के तहत मैं ये वीडियो अपलोड करने जाऊँगा और बताना चाहूँगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी इस बेसिस पे आ चुके हैं और आगे भी फ्यूचर में आएंगे। तो किस तरीक़ा से हम इसे लें, तो पहले देखें पोटेंशियल जो है वो ड्रॉ कर लें। वी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है एक्स लेस देन 0 पे और बराबर 0 तक। तो किस तरीक़ा से इसे ड्रॉ करना होगा कि वी एक्स को इधर ले जाएं और एक्स को एक्स एक्सिस पर रखें और वी को जो है वो वाई एक्सिस पे। तो ये वी है इधर की रीजन्स में वी एक्स इन्फिनिटी है और इधर जो वी एक्स डिफाइन कर रखा वो माइनस वी नॉट है। तो यहाँ से इसको हटा दें और इस तरीक़ा से इसे ले जाएं, क्योंकि ये 0 की वी एक्स 0 को शो कर रहा है। तो यहाँ नीचे तक ले जाएं इसे, जैसे मैं जैसे दिखा रहा हूँ, और ये इसे इस तरीक़ा से बना लें। दिस इज़ द केस। वी एक्स की वैल्यू ये हमारी माइनस वी नॉट है और इसको एक्स की वैल्यू को 0 से लेके ए तक दिखा दें, क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है वी एक्स इजकल टू माइनस वी नॉट जब एक्स की वैल्यू 0 और ए के बीच है, और यहाँ पर पोटेंशियल फिर 0 है। तो ये 3 केसेस में बनेंगे। एक तो हमारा वी एक्स इन्फिनिटी का केस, एक वी एक्स माइनस वी नॉट का केस 0 और ए के बीच, और जो वी बराबर 0 है आगे। तो ये 3 पहले अलग अलग से पोटेंशियल को जो डिफाइन कर लें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब हम पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ इन्फिनिटी हो जाती है वहाँ पे वेव फंक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल में नहीं होता। तो साई यहाँ पे 3 रीजन्स हमारे बनेंगे। ये फर्स्ट रीजन होगा, इसको फर्स्ट रीजन में साई फर्स्ट कह दें, रीजन नंबर 1। और ये रीजन नंबर 2 होगा, यहाँ पे वेव फंक्शन को साई सेकंड कह दें, और यहाँ साई थर्ड कह दें इस रीजन्स के अंदर जहाँ पे वी की वैल्यू 0 है। तो ये हमें तीनों वेव फंक्शंस पहले वैल्यू बतानी है, उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू वी नॉट की वैल्यू को एवेल्यूट करा रहा है और वेव फंक्शन पूछ रहा है इस क्वेश्चंस के अंदर। और बाउंड स्टेट भी इसमें पूछी जाती हैं कि बाउंड स्टेट की वैल्यू क्या होगी। तो उसका भी एक ब्रीफ कंसेप्ट मैं बताऊंगा, किस तरीक़ा से हम उसकी प्लॉटिंग प्लॉटिंग के साथ हम बताते हैं कि कितनी हमारी बाउंड स्टेट होंगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स की है। तो इसके अंदर जो पहला रीजन है उसमें वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था कि यहाँ पे साई फर्स्ट जो है वो 0 हो जाएगा। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल की जो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी इस तरीक़ा से यहाँ पे शो की गई है एनर्जी E, इसका जो मतलब है वो ये है कि जो पार्टिकल है वो माइनस वी नॉट ज़्यादा है और पार्टिकल की एनर्जी, जो पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी है वो उसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस वी नॉट पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी इसमें ऐड हो जाएगी, तो एनर्जी जो है वो हमारी माइनस वी नॉट के मुकाबले थोड़ी कम होगी। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब हम एनर्जी को लेंगे तो एनर्जी को लिखेंगे E इजकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस वी नॉट है। तो माइनस वी नॉट में कुछ ऐड हो जाएगा। जब माइनस वी नॉट में कुछ ऐड होगा तो जो शिफ्टिंग है ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ को हो जाएगी, तो एनर्जी यहाँ पे आएगा। यहाँ हमने ये माना है कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तभी ये बाउंड स्टेट बनती हैं। अगर इसका उल्टा है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम रह जाती है, तो बाउंड स्टेट उसमें नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और एनर्जी पॉजिटिव जो है वो स्कैटरिंग स्टेट कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करें कि श्रोडिंगर इक्वेशंस लिख लें और श्रोडिंगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन इस रीजन में और इस रीजन में कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर E माइनस वी साई इजकल टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस मैंने लिखी है। साई यहाँ वेव फंक्शन है, m मास ऑफ द पार्टिकल है, E एनर्जी है, V पोटेंशियल है और साई वेव फंक्शन है।
एच कट में एच प्लांक कांस्टेंट है और एच कट की वैल्यू h/2π होती है। तो इन चीज़ों से सब आप वाकिफ हैं। अब इसमें क्या करें कि इसे दो केसों में बांट लें, एक बार v की वैल्यू को -v0 लें और एक बार v की वैल्यू को 0 लें। जब v को -v0 लें तो x की वैल्यू 0 और a के बीच लाई करेगी, और जब x ग्रेटर देन होगा इस रीजन्स के अंदर तो इस रीजन में v की वैल्यू को 0 कर दें। तो इस तरीक़ा से इसे बढ़ाएं तो ये वैल्यू हमारी आएगी डेल स्क्वायर साई, या इसे 1D का केस है तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख दें प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी e और v को रखेंगे -v0 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेनी है और v यहाँ -v0 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी e प्लस v0 क्योंकि v को -v0 लिखा गया है, साई इजकल टू 0। और ऐसा सेकंड केस में होगा क्योंकि इस रीजन में जो रीजन नंबर 2 है, और इसलिए इसमें यहाँ मैं साई सेकंड लगाए दे रहा हूँ क्योंकि सेकंड रीजन का वेव फंक्शन है इस रीजन का। फर्स्ट रीजन ये था, सेकंड रीजन ये है और थर्ड रीजन ये है। तो फर्स्ट और सेकंड रीजन ये हो गया और थर्ड रीजन ये हो गया इधर की तरफ जहाँ v की वैल्यू 0 है। यहाँ पे v की वैल्यू 0 का ये लाइन खींची गई है और यहाँ -v0 और इधर v की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू को कुछ अपनी देर से मान लें, इसको वेव वेक्टर k1 स्क्वायर ले लें। तो k1 स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको मान लें 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और e प्लस v0। ये वैल्यू हो जाएगी इसकी k1 स्क्वायर की, और यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो हमारी बन जाएगी डेल स्क्वायर साई सेकंड रीजन के अंदर वेव फंक्शन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर और साई सेकंड इजकल टू 0। क्योंकि इसको हमने k1 स्क्वायर माना है, तो जब इसको हमने k1 स्क्वायर माना तो कि ये k1 स्क्वायर आ जाएगा और साई सेकंड आ जाएगा बराबर 0, और इस टर्म को ऐसा इधर ले आए। अब इस इक्वेशन को, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस हमें पता है। तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा साई सेकंड रीजन के अंदर वो ले लें। ये सॉल्यूशन मिलेगा हमें a साइन kx प्लस b कॉस kx। इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम जब इस सॉल्यूशन को इसमें रख देंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में और दो बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब इसका पहली बार सॉल्यूशन होगा डेल साई सेकंड अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये ka कॉस kx माइनस kb साइन kx आ जाएगा, और फिर दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स ये बन जाएगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई सेकंड प्लस k1 स्क्वायर साई सेकंड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसका वैलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई अगर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को ओबे करता है तो उसका वैलिड सॉल्यूशन होता है। अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस देखें कि जब हमारा x बराबर 0 है इस रीजन के अंदर, क्योंकि x बराबर 0 यहाँ होगा और x बराबर 0 पे यहाँ देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो वेव फंक्शन इन्फिनिटी है, तो साई सेकंड जो है रीजन के अंदर x बराबर 0 पे वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो क्योंकि पार्टिकल के पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं हो सकती, इसलिए उन रीजन्स के अंदर वेव फंक्शन शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके अंदर जब हम इसको x बराबर 0 करेंगे तो साई सेकंड को 0 कर दें तो 0 इजकल टू a साइन, और kx में x को 0 करें तो a साइन 0 प्लस b कॉस 0। इस तरीक़ा से लेंगे, और ये a साइन 0 0 है और कॉस 0 1 होगा तो b की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो ये हमें सबसे पहले देखना है। तो सेकंड रीजन में सॉल्यूशंस हमें मिल गया। साई सेकंड जो होगा हमारा सेकंड रीजन का सॉल्यूशन, क्योंकि b हमारा यहाँ 0 हो गया है तो a साइन kx इसका, इसमें k1x कर लें, k की जगह पे k1x, क्योंकि यहाँ k को k1 ले रखा है दिस वन, तो k को k1 रखे हैं। तो यहाँ जो हमारे साई सेकंड की वैल्यू है वो एवोल्यूट हो गई और वो वैल्यू आ गई हमारी a साइन k1x। इस तरीक़ा से इसे एवोल्यूट कर लें। तो ये मैंने बता रखा है कि किस तरीक़ा से हमें इसे सॉल्यूशन को लिया है। अब थर्ड रीजन में जाएं, इस रीजन के अंदर जाएं, तो थर्ड रीजन के अंदर हमारी जो इक्वेशंस है वो हमारी आ जाएगी डेल स्क्वायर साई थर्ड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इस श्रोडिंगर इक्वेशंस में देखें v को 0 रख दें तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी हमें 2me अपॉन एच कट स्क्वायर और साई थर्ड का मतलब थर्ड रीजन, वेव फंक्शन साई थर्ड लिखा है तो साई थर्ड का मतलब इस थर्ड रीजन के अंदर। यहाँ पे k2 स्क्वायर ले लें एक अपनी तरफ से, तो k2 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो ले लें अपनी तरफ से -2me अपॉन एच कट स्क्वायर।
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी नेगेटिव है इधर की तरफ, तो एनर्जी अगर नेगेटिव है तो ई यहाँ नेगेटिव होगा और -1 यहाँ से आएगा, तो K2 स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और K2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से हम इसे लेंगे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस इसका लेके चलेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशंस ये हमारी बनेगी वो बन जाएगी डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे हम साई थर्ड इजकल टू 0। तो अब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम सॉल्यूशन ले लेंगे, और जो साई थर्ड रीजन में सॉल्यूशन हमारा मिलेगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा CE की पावर माइनस K2x। अगर हम यहाँ पे प्लस DE की पावर K2x लेंगे तो जो K2 है वो हमारा पॉजिटिव है अगर x की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि जब हम आगे तक जाएंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, दूर तक चले जाएंगे, तो x इन्फिनिटी के ऊपर जो सॉल्यूशन है, अगर हमने पॉजिटिव वाली ये टर्म भी ले ली, ये मैं सपोज किया ये भी ले लेता हूँ डी की पावर K2x, तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, जिससे साई थर्ड 0 हो जाएगा। इसलिए ये d हमारा 0 होना चाहिए, नहीं तो ये x जब बहुत ज़्यादा होगा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तब ये इनवैलिड सॉल्यूशन कर देगा। तो केवल इतना ही सॉल्यूशन हमें इसमें लेके चलना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब x a तक है और a से भी बहुत आगे तक जा सकता है, तो ए से भी जब वो बहुत आगे तक जा सकता है तो मान लें कि वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो वेव फंक्शन जो है सदा याद रखें, ये प्रॉपर्टी भी है कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो तो वेव फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए सदा जितने भी सॉल्यूशंस हमारे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा ये सॉल्यूशंस हम रखें, इस फॉर्म में सॉल्यूशन रखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ये वाला, लेकिन इस स्टेप को हमें निगलेक्ट करना होगा क्योंकि इसको इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि जब x को इन्फिनिटी कर देंगे, K2 हमारा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू e की पावर इन्फिनिटी दे देगा और साई इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस स्टेप को हम नहीं लेंगे सॉल्यूशन में, इसको लेंगे क्योंकि K2 हमारा पॉजिटिव है, जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो टर्म्स है वो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी और वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी वेव फंक्शन सदा सॉल्यूशन 0 की तरफ जाता है। तो ये इस तरीक़ा से d की वैल्यू को 0 ले लें, जैसे हम d की वैल्यू को 0 लेंगे तो ये टर्म हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी और सॉल्यूशन हमारा ये आ जाएगा साई थर्ड रीजन में। तो साई थर्ड जो रीजन है उसके अंदर जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी आ गई CE की पावर माइनस K2x। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि यही पूछ सकता है कि जो फर्स्ट रीजन में है उसमें वेव फंक्शन क्या होगा, सेकंड रीजन में वेव फंक्शन क्या होगा और थर्ड रीजन में वेव फंक्शन हमारा क्या होगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो यही है। तो मैंने तीनों सॉल्यूशंस लिख दिए हैं। फर्स्ट रीजन में जहाँ v इन्फिनिटी होगा वहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो 0 होगा। सेकंड रीजन के अंदर सॉल्यूशन a sin K1x होगा, जहाँ K1 की वैल्यू इससे निकलेगी, K1 स्क्वायर है 2m/h कट स्क्वायर e प्लस वी नॉट, यहाँ से K1 डिफाइन होगा। और साई थर्ड रीजन के अंदर सॉल्यूशन CE की पावर माइनस K2x होगा, जहाँ K2 स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2me/h कट स्क्वायर होगी। और ये भी याद रखें कि यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम ली है एनर्जी लेस देन 0 के लिए ले रहे हैं, क्योंकि E लेस देन 0 में ही कैसी स्टेट आती हैं, हमारी बाउंड स्टेट हम ऑब्टेन कर पाते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का जो कंसेप्ट है, मुझे उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। श्रोडिंगर इक्वेशंस ही हमने रखी है। श्रोडिंगर इक्वेशंस के 3 अलग अलग रीजन्स हैं। इस रीजन्स के अंदर सॉल्यूशन होगा, इस रीजन में होगा, इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये पूरा का पूरा आ गया होगा। अब हम जो वेव फंक्शन के बाद एनर्जी आइगन वैल्यू को एवेल्यूट करने जाएंगे, वी नॉट को एवेल्यूट करने जाएंगे। एनर्जी आइगन का मतलब है वी नॉट की वैल्यू का एवेल्यूशन। तो वी नॉट को एवेल्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। हम एक चीज़ इसमें देख लें कि अगर हम K1 a का स्क्वायर लें इसमें और प्लस K2 a का स्क्वायर लें तो देखें क्या हमें ऑब्टेन होता है। इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा K1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर a स्क्वायर। K1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लें तो ये वैल्यू हमारी आएगी 2ma अपॉन K1 स्क्वायर ले रहे हैं तो 2m/h का स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आएगी e प्लस वी नॉट और मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर इसमें दिस, प्लस K2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा K2 की वैल्यू यहाँ से हमारी डिफाइन है तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 2me a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशंस बन जाएगी। देखें यहाँ से K1 की वैल्यू यहाँ से ले ली गई है, यहाँ से लिया गया है K1 स्क्वायर हो गया है और a स्क्वायर,
तो यहाँ से k1 स्क्वायर की वैल्यू दिस वन है और a स्क्वायर ये आ गया, प्लस k2 स्क्वायर में k2 की वैल्यू ये रही k2 स्क्वायर की माइनस 2m अपॉन h कट स्क्वायर और a स्क्वायर। इस पूरे की जो वैल्यू है देखें यहाँ 2m a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर इससे कट जाएगा माइनस 2m a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर से, तो ये वैल्यू हमारी सिंपली ऑब्टेन हो जाएगी 2m v0 a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर, और इस पूरे को मान लें कुछ देर के लिए गामा स्क्वायर। ये हम सॉल्यूशंस के लिए ले रहे हैं, आगे इसका फर्दर सॉल्यूशंस हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक इक्वेशंस आगे जैसे पूछ सकता है कि k1 a का होल स्क्वायर प्लस k2 a का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो गामा स्क्वायर होगी और गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है 2m v0 a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। m है मास ऑफ द पार्टिकल है, v0 जो यहाँ पर पोटेंशियल एक्ट कर रहा है दिस वन, और a जो है इसकी विथ है ये वाली a, और h कट में h प्लैंक कांस्टेंट है और h कट की वैल्यू h अपॉन 2 पाई है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आ गया होगा। अब हमें करना क्या है उसको भी समझें। इस रीजन्स के अंदर जो वेव फंक्शन है यहाँ और यहाँ पे ये बाउंड्री पे यहाँ मिल रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि वेव फंक्शन जो है सदा कंटिन्यूस होता है और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होता है। तो साई सेकंड को साई थर्ड के बराबर कर दें, सेकंड ये लिखा हुआ है, साई थर्ड ये लिखा हुआ है, और इसके डेरिवेटिव को बराबर कर दें क्योंकि डेरिवेटिव x बराबर a पे आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, और k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर की वैल्यू केवल मैं इसमें रखूँगा और उसके बाद मैं इसे आगे फर्दर सॉल्यूशन देता हूँ। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आगे क्या आ चुके हैं, क्या आने की संभावना है, वो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, लगातार इस पर बेस क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से कर लें, मुझे उम्मीद है कि ये बोर्ड पर आपकी समझ में पूरा आ जाएगा, और फिर एक बार इसे रिवाइज कर लें। एन जेटली की प्रॉब्लम है, जेटली से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो k1 स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे थी 2m अपॉन h कट स्क्वायर और e प्लस v0, और k2 स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। और सॉल्यूशंस क्या हो गए हैं, इस रीजन्स के अंदर जो हमारा ये रीजन है इसमें सॉल्यूशन 0 है, इसमें जो रीजन है इसमें a साइन k1x है, इस रीजन में c की पावर माइनस k2x है, a और c कांस्टेंट है। तो क्या करें कि वेव फंक्शन को कंटिन्यूस करें, तो साई सेकंड की जो वैल्यू है वो साई थर्ड के बराबर हो जाएगी, और ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, सेकंड रीजन हमारा यहाँ तक है और थर्ड रीजन आगे शुरू हो जाता है। तो ये बाउंड्री है x बराबर a पे, तो इसे कहाँ करना है बराबर, x बराबर a के ऊपर, और इसके डेरिवेटिव को भी हमें आपस में बराबर करना है। तो डेल साई सेकंड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को डेल साई 3 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स के बराबर कर दें, और ये कहाँ करना है, x बराबर a के ऊपर। क्योंकि ये जो दो सॉल्यूशंस हैं सेकंड रीजन के अंदर सॉल्यूशंस हमें है पता है, थर्ड रीजन में सॉल्यूशन पता है जो कि हम अभी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो इनको दोनों को आपस में बराबर कर दें x बराबर a पे, और इनके डेरिवेटिव को आपस में बराबर कर दें, क्योंकि वेव फंक्शन सदा कंटिन्यूस होता है बाउंड्री पे, और वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी हमारा कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस की ये प्रॉपर्टी लगाएं सेकंड रीजन के अंदर, a साइन k1x इसकी वैल्यू हो जाएगी c e की पावर माइनस k2x, और ये कब होगा, एट x बराबर a। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये लिखेंगे k1a कॉस k1x, और यहाँ से जो लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस k2c e की पावर माइनस k2x। ये होगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने सिंपली किया है, और हमें करना कहाँ पे है, x बराबर a के ऊपर। ये भी हमें x बराबर a पे रखना है। दोनों टर्मों को आपस में, इसको कुछ इक्वेशन मान लें, इसको मान लें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो जब इसको k1a cos k1x को इससे डिवाइड करेंगे, इस टर्म को यहाँ नीचे डिवाइड में ले आएँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी a साइन k1x, और ये वैल्यू यहाँ नीचे डिवीजन में आ जाएगी c e की पावर माइनस k2x। तो देखें हमारा क्या हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, a से ये हमारा a कैंसिल आउट हो जाएगा, c से हमारा c आउट हो जाएगा, k1 को इधर ले जाएं तो कॉट k1a आ जाएगा यहाँ, क्योंकि कॉस अपॉन साइन है तो कॉस अपॉन साइन कॉट होगा। x बराबर a पे कर रहे हैं तो कॉट k1a हो गया यहाँ से, इसकी वैल्यू आ गई माइनस k2, और ये k1 हमारा डिवीजन में चला गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, कॉट k1a बराबर माइनस k2 अपॉन k1। k2 की वैल्यू और k1 की वैल्यू ले सकते हैं, वो यहाँ पे हमारी वैल्यू लिखी हुई हैं, तो k2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और
K2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से मिल जाएगी हमें, और K1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशंस हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो कॉट K1A बराबर -K2/K1 है, और K2 यहाँ पर डिफाइन है और K1 यहाँ से डिफाइन है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो हमें इजीली ऑब्टेन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके साथ में K1, ये हमारी जो इक्वेशंस बन गई वो हमारी आ गई, K1 कॉट K1A बराबर -K2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और एक इक्वेशंस हमारी ये आई हुई है, ये है वैल्यू K1A का होल स्क्वायर प्लस K2A का होल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है ये बराबर है हमारी गामा स्क्वायर के। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशनों को हमें याद रखना है, K1 कॉट K1A बराबर -K2, जहाँ K2 को यहाँ से डिफाइन किया गया है और K1 को यहाँ डिफाइन किया गया है। और दूसरी इक्वेशन सर्किल की है, K1A का होल स्क्वायर प्लस K2A का होल स्क्वायर इजकल टू गामा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन है, वो डिफाइंड है 2mV0A² तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये इक्वेशंस है वो सर्किल की इक्वेशंस है, और ये इक्वेशंस इनके जो कर्व हैं वो हम ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में बाउंड स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चंस जो है हमारा कितने पार्टों में है कि वेव फंक्शन पूछता है तो ये 3 क्वेश्चंस वेव फंक्शन के आ गए, इसका सॉल्यूशंस पूछता है तो ये सॉल्यूशंस ये आ गया हमारा, और अगर इक्वेशंस पूछता है सर्किल में जो इक्वेशंस है K1A का स्क्वायर प्लस K2A का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, तो वो यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन हो गई। तो ये हम इस तरीक़ा से 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे कर्वें जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने सबने नोट कर लिया होगा। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ V0 जो हम ऑब्टेन करेंगे वो ग्राफिक कर्व से है, यहाँ पे ये कर्व खींच रखा है, और यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस में लिखे दे रहा हूँ कि अगर हमारा जो वैल्यू है ये n माइनस π/2, और जो V0 की वैल्यू है वो इस तरीक़ा से इस रीजन में वैल्यू लाई कर रही है √2mV0A/h², और ये वैल्यू n + π/2। अगर हमारी V0 की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, n माइनस π/2 और n + π/2 के बीच में, ये पूरी वैल्यू √2mV0A/h², तो इसकी जो बाउंड स्टेट हैं वो n बाउंड स्टेट आ जाती हैं। कुल स्टेटों की संख्या कितनी आ जाती है, n बाउंड स्टेट, और V0 जो हमें ऑब्टेन हो जाता है, यहाँ पे V0 की जो वैल्यू है जो ऑब्टेन होती है, मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस से हमने देख रहा हूँ बोर्ड पे, V0 की वैल्यू आएगी π² h²/8ma² और 2n-1 यहाँ से क्वेश्चन इस पर पूछे जाने की संभावना है कि अगर टोटल बाउंड स्टेटों की संख्या, जो हमारी बाउंड स्टेट हैं, अगर उनकी संख्या n है, n टोटल बाउंड स्टेट हैं, तो V0 की वैल्यू जो होगी वो V0 होगा π² h²/8ma², 2n-1 काफ़ी लेंदी इसका सॉल्यूशन था, तो मैंने सॉल्यूशन थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसको आधार रखते हुए, लेकिन ये याद रखें कि अगर n बाउंड स्टेट हैं, ओवरऑल जो n बाउंड स्टेट हैं, तो ये कंडीशंस होगी n बाउंड स्टेट की, ये बाउंड स्टेट की कंडीशंस भी याद कर लें दिस वन, और साथ साथ ये भी याद कर लें कि जो V0 की वैल्यू है वो π² h²/8ma², 2n-1 होगी। इसी पे क्वेश्चन जैसा पूछा गया था कि ग्राउंड स्टेट की जो के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे n की वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू देने के बाद में इसे सॉल्व कर सकते थे और आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते थे। तो n की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कि V0 की वैल्यू n बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरीक़ा से इसे लेते चले जाएंगे। n बराबर 0 ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, n बराबर 1 फर्स्ट एक्साइटेड में, और इस तरीक़ा से हम इसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। जो लोएस्ट जो वैल्यू है वो हम देखेंगे, जो V0 की जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो आ जाती है, जब n की वैल्यू को हम यहाँ 0 कर देंगे तो 2 इंटू n की वैल्यू को 1 कर देंगे, तो यहाँ n बराबर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1-1 करेंगे, तो ये वैल्यू π² h²/8ma² आएगी। तो लोएस्ट जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी इसकी π² h²/8ma²। कब आएगी, जब n की वैल्यू को 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू करनी है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए होगी।
n की वैल्यू जो 2 है वो FES के लिए होगी, फर्स्ट एक्साइट स्टेट के लिए। फर्स्ट एक्साइट स्टेट में जब n को 2 ले लेंगे तो 2 2 4 -1 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8 m स्क्वायर हो गया V0 की वैल्यू। इस तरीक़ा से n बराबर 1, n बराबर 2, सेकेंड एक्साइट स्टेट के लिए n की वैल्यू को 3 आगे वैल्यू देते हुए चले जाएंगे। तो n बाउंड स्टेट का V0 का एक्सप्रेशन इसमें याद रखें, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हालांकि ग्राफिक जो पोर्शन है वो मैंने इसका स्किप किया है क्योंकि काफ़ी लेंदी ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हो चुका था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके 3 से 4 क्वेश्चंस जो इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि 3 रीजन्स में वेव फंक्शन, फर्स्ट में 0, सेकंड में a sin k1x और थर्ड में c की पावर -k2x। सॉल्यूशंस जो हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू का सॉल्यूशंस आएगा यहाँ से मिलेगा k1 cot k1a बराबर -k2 से। k2 और k1 की वैल्यू वो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। साथ साथ V0 की वैल्यू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8 m स्क्वायर 2 × n-1 का स्क्वायर। और ये भी याद रखना है कि जो स्टेट है वो n बराबर 1 से हमें इसमें लेनी है, और n बराबर 1 में जब बाउंड स्टेट लेकर चलेंगे वो ग्राउंड स्टेट मिलेगी, n बराबर 2 में फर्स्ट एक्साइट स्टेट, n बराबर 3 में। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल के जो V0 की जो वैल्यू है वो ऑब्टेन हो जाएगी, और इस V0 की जो वैल्यू है इसको हम ऑलवेज याद रखेंगे। और n बाउंड स्टेट की जो कंडीशंस है वो भी याद रखें, वो भी इम्पोर्टेंट है। n पाई -π/2 की वैल्यू, अगर ये वैल्यू से ये बड़ा है √2m V0 a अपॉन एच कट, और इससे ये बड़ा है n पाई + π/2, मीन्स जो वैल्यू इस और इसके बीच में लाई करती है ये, तो n बाउंड स्टेट बनेंगी और n बाउंड स्टेट का जो V0 है वो ये होगा। इस तरीक़ा से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है 1-2 बार क्वेश्चन इस पर आ भी चुका है और आगे भी आते रहेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी थोड़ी लेंदी में से प्रॉब्लम को कहूँगा, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी, और आगे कुछ और वीडियो में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अप्लाइड प्रॉब्लम्स पर आगे देने जा रहा हूँ। जो हमारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल वाले, गेट नेट, बार्क जस्ट, फर्जेम, ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, उनके लिए निश्चित तौर से ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल जो है आगे आपको और लाभ देता रहेगा, और पहले भी इससे काफ़ी लाभ बच्चों को मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो कंटेंट है उसे शेयर भी करते रहें, इस कंटेंट को भी शेयर करते रहें, और बताते रहें कि किस तरीक़ा की डिमांड आपकी है, उसी हिसाब से मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।